नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। आज हम बात करेंगे हिमालय पर्वतमाला की। दोस्तों, हिमालय पर्वतमाला बहुत ही मनोरम और सुंदर जगह है, घूमने के लिए तो बहुत ही अच्छी है, परंतु साथ ही साथ अपने पास में ये बहुत सारे रहस्य भी छुपाए हुए हैं। कुछ रहस्य तो अनरिवील हो गए हैं, कुछ अभी रिवील होने बाकी हैं। तो दोस्तों, जानते हैं आज हिमालय पर्वतमाला से जुड़े हुए इन रहस्यों को। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से पर्वत जो हैं वो हिमालय पर्वतमाला के अंतर्गत आते हैं, कौन से पर्वत जो आपको लगते हैं कि ये हिमालय पर्वतमाला का भाग हैं, परंतु वास्तव में वो एक इंडिपेंडेंट पर्वत है। तो दोस्तों, आज चलते हैं हिमालय की इन मनोरम वादियों में। सबसे पहले तो आप देखें, ये हिमालय के कुछ चित्र हैं, तो बहुत ही सुंदर ये दृश्य जो हैं आपको दिखाई देंगे। स्पेस से देखने पर भी आपको हिमालय का कुछ ऐसा चित्र देखने को मिलेगा। खास करके ये पिक्चर मेरी एक बड़ी फेवरेट पिक्चर है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला जो है, ये हिंदुकुश पर्वतमाला, काराकोरम हिमालय से लेकर आप देखेंगे पूरा तिब्बत का पठार है, ये ब्राउन कलर का जो आपको दिख रहा है, भारत के नॉर्थ ईस्ट तक जाती है। एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में हमारे पास जितना पीने का पानी है ना, उसका 98% जो है वो ध्रुवों पर जमा है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ़ जमी हुई है ना, मीठा पानी है, फ्रेश वाटर है। बाकी 2% जो है ये नदियों के रूप में, झीलों के रूप में आपको देखने को मिलता है। ध्रुवों के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं पर फ्रेश वाटर है तो वो इस रेंज में है। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं? बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ हैं। तो ध्रुवों के बाद सबसे ज़्यादा जो पानी जमा है वो इस क्षेत्र में है। हिंदुकुश पर्वत से लेकर तिब्बत के पठार तक, इसके बीच में हिमालय पर्वतमाला भी आती है। इसीलिए इसे विश्व का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं, थर्ड पोल ऑफ द अर्थ। हमारे दो पोल हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, पर हमारे पास एक तीसरा पोल भी है और वो ये है। तो इस प्रकार की मनोरम चोटियां आपको हिमालय पर्वतमाला में देखने को मिलेगी। तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, हिमालय पर्वतमाला बनी कब, कैसे बनी, और सबसे पहले इसके बनने का कारण क्या था। तो दोस्तों, ये जानने के लिए हमें पढ़ना होगा वैगनर का सिद्धांत, हमें जानना होगा वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट बाय वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर एक जर्मन थे, ज्योग्राफिस्ट थे, पर्यावरणवेत्ता थे, घूमने का बहुत शौक था। और वैगनर को हमेशा ये बात लगती थी कि यार, पृथ्वी पर कई ऐसी जगह हैं जहां पर जो जलवायु है, शायद वहां पर पुराने समय में कुछ और जलवायु हो सकती थी। जैसे ग्रीनलैंड जो है पूरा बर्फ से ढका हुआ है, वैगनर का फेवरेट स्थान था ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कई बार वैगनर घूमने के लिए, और कई बार जब वहां पे उन्होंने खुदाई करी तो वहां पे उनको जीवाश्म मिले, फॉसिल्स मिले। ऐसे ऐसे जीव जंतु और पौधों के फॉसिल्स, जीवाश्म उन्हें ग्रीनलैंड में देखने को मिले जो ग्रीनलैंड की ठंडी जलवायु में हो ही नहीं सकते थे। ऐसे फॉसिल्स तो गर्म जलवायु में थे। तो वैगनर के दिमाग में आया, यार, गर्म जलवायु का एक जीव जंतु या पेड़ पौधा ग्रीनलैंड में क्या कर रहा है। वो पूरे विश्व में घूमे, प्लस उन्होंने ये ढूंढने की कोशिश करी कि ग्रीनलैंड में जो ये जीवाश्म पाया गया है, एक्चुअली ऐसे जीव जंतु और पेड़ पौधे कहाँ मिलते हैं। तो उत्तर क्या मिला? ग्रीनलैंड से हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के तटों पर वैसे ही जीव जंतु और पेड़ पौधे उन्हें मिले जैसे जीव जंतु और पेड़ पौधों के जीवाश्म उन्हें ग्रीनलैंड में मिले थे। तो उनका माथा ठनका, ऐसा कैसे हो सकता है। और उसी के बाद उन्होंने अपना ये प्रसिद्ध महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि देखो, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो सारे महाद्वीप इस प्रकार से आपस में जुड़े हुए थे। अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने बताया कि उत्तरी अमेरिका, ये एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, सभी आपस में जुड़े हुए थे। पर जैसे जैसे पृथ्वी का समय बीता, कालांतर में ये बड़े महाद्वीप आपस में टूटने लगा। ये जो पूरा बड़ा महाद्वीप जो आपस में सारे जुड़े हुए हैं, इस महाद्वीप को उन्होंने क्या नाम दिया? पेंजिया नाम दिया। तो सबसे पहले सिर्फ एक ही महाद्वीप था, पेंजिया, बीच में कोई बड़ा, उनके बीच में महासागर नहीं था, चारों तरफ पानी जरूर था, जिसे पेंथालसा उन्होंने बोल दिया। उन्होंने कहा धीरे धीरे ये महाद्वीप टूटने लगे, दो पार्ट में ये टूट गया। ऊपर वाला पार्ट जो है उसको वैगनर ने बोला लॉरेंशिया,
नीचे वाला जो पार्ट है उसको वैगनर ने बोला गोंडवाना। धीरे धीरे ये लॉरेंशिया और गोंडवाना भी और टूटे। आगे चलकर ये जो हमारा आज का उत्तरी अमेरिका है, एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, ये सब किसके टुकड़े हैं? ये सब लॉरेंशिया के टुकड़े हैं। जबकि हमारा दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, ये सब किसके टुकड़े हैं? ये गोंडवाना लैंड के टुकड़े हैं। और लगभग जो है आज की तारीख में अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसी पिक्चर दिखती है। एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से बहुत ज्यादा दूर है। एशिया और अमेरिका महाद्वीपों के बीच में आपको यूरोप और अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीपों के बीच में आपको अटलांटिक महासागर मिलेगा। यहां से आपको एशिया और अमेरिका महाद्वीपों के बीच में यहां पे आपको प्रशांत महासागर मिलेगा। तो ये सब दोस्तों जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे ये घटनाएं घटित हुई। यानी कि महाद्वीपों का ये टूटना आज भी जारी है। आज भी इन महाद्वीपों में जो गति हो रही है उसके कारण भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं। तो भाई इन सब में हिमालय पर्वतमाला कहाँ फिट हो रही है? तो देखो यहाँ पर अपन आगे अगर बढ़ेंगे तो एक ये चित्र है, ये बड़ा अच्छा चित्र है। आप देखें तो देखें ये भारत की जो पूरी भूमि है, आज जो आपको ये भारत का नक्शा दिखाई देता है, ये भारत की भूमि किसी समय में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और मेडागास्कर से जुड़ी हुई थी। आज भी जो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, आज भी पृथ्वी की जो इनको हम बोलते हैं कि ये पूरी मेंटल की प्लेट्स हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही मेंटल की प्लेट पर स्थित है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया और भारत एक दूसरे से बहुत दूर है, परंतु ये माना जाता है कि कभी ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे। भारत ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग हुए। ऑस्ट्रेलिया तो पूर्व दिशा में आगे चला गया और भारत उत्तर की तरफ आगे बढ़ा। तो भारत आप देखिए धीरे धीरे जब उत्तर की तरफ आगे बढ़ रहा था, तब भारत ने सीधा यूरेशियाई प्लेट, जहां पे आज का एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, देखो एशिया और यूरोप महाद्वीप आपस में जुड़े हुए हैं, तो एशिया और यूरोप की एक ही प्लेट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया की एक ही प्लेट है। अब जब इन दोनों प्लेटों के बीच में एक जोरदार टक्कर हुई, तो इस टक्कर के कारण भारत के उत्तर से लेके उत्तर पूर्व तक का जो भूभाग था, ये भूभाग ऊपर उठ गया और इसकी ऊपर उठने से हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। तो हिमालय पर्वतमाला का निर्माण बहुत बाद में हुआ है। और हिमालय पर्वतमाला का निर्माण कैसे हुआ? यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की टक्कर से हुआ है। तो जब टक्कर नहीं हुई थी उस समय यूरेशियाई प्लेट और भारत की प्लेट के बीच में क्या था? उस समय भारत और यूरेशियाई प्लेट के बीच में टेथिस सागर था। क्या था दोस्तों? टेथिस सागर। और मजे की बात देखो आप, हमें टेथिस सागर के अवशेष आज भी मिलते हैं। अगर आप हिमालय पर्वतमाला में कभी जाएं तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने तो खुद ने आंखों से देखा है। हिमालय पर्वतमाला के जो पर्वत है ना, इन पर्वतों के बीच में बहुत सारी मिट्टी भी जमा है और इस मिट्टी के अंदर आपको ऐसे छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे, गोल पत्थर होते हैं ना, पेबल्स जिनको बोलते हैं, वो पत्थर आपको हिमालय पर्वतमाला की इन पहाड़ों के अंदर देखने को मिलेंगे। अरे भाई ये ऐसे पत्थर यहाँ पहुंचे कैसे, जो कभी किसी नदी के पैंदे में या महासागर के पैंदे में ही मिल सकते हैं। टेथिस सागर यहाँ पे कभी हुआ करता था, परंतु बाद में ये हिमालय के साथ ऊपर उठ के हिमालय की इन चोटियों तक पहुँच गया। तो ये इस बात का प्रमाण है दोस्तों। तो आपको समझ में आया, हिमालय पर्वत हमेशा से नहीं था। जब यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की जोरदार टक्कर हुई तब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो आगे बढ़ें और देखें कि ये हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो देखें उत्तर में आप शुरू करेंगे तो यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है उत्तर में। इस पर्वत श्रेणी का नाम है लद्दाख। कौन सी? लद्दाख। यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख से लेके लास्ट में यहाँ पर एक और पर्वत चोटी आती है जिसका नाम है नामचा बरवा। इस पूरे स्ट्रेच में ये लगभग 2400 किलोमीटर में कौन सी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है? हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। अगर अपन नदियों के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे एक नदी है, कौन सी? सिंधु नदी। और यहाँ पर एक नदी है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। इन दो नदियों के बीच में जो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है वो कौन सी है? हिमालय है। तो दोस्तों ये जो हम भारत की भूमि की हम कल्पना करते हैं, जिस भारत देश की कल्पना करते हैं, तो आज से नहीं प्राचीन काल से यह लिखा गया है कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हमारा हिंद महासागर। बात समझ रहे हैं कि उत्तर में हिमालय भारत के एक मुकुट के समान है, जबकि दक्षिण में हिंद महासागर लगातार भारत के इन चरणों को धोता है।
ये मतलब एक भारत की कल्पना एक पुरुष के रूप में आपकी की गई है, बात समझ रहे? तो भारत एक जीता जागता राष्ट्र के रूप में इसकी कल्पना की जाती है, और उत्तर में ये हिमालय पर्वतमाला जो है एक दीवार बन के खड़ा है। मध्य एशिया के आक्रमणकारियों को इसने हमेशा रोका है। उत्तर साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को ये भारत में घुसने नहीं देता है। दक्षिण हिंद महासागर से आने वाले मानसून को ये भारत में रोकता है, और भारत में इतनी बारिशें होती है दोस्तों, ऐसी भूमि और विश्व में कहीं नहीं है जो साल में 6 ऋतुएं लेती हो, जहां हर साल बारिशें होती हो, जहां सर्दी गर्मी वर्षा सारी चीजें हो, जहां मरुस्थल है तो यहाँ पे घने वर्षा वन भी हैं, हिमालय की जैसी चोटियां हैं तो गंगा यमुना के मैदान भी है। ऐसा प्यारा देश आपको और कहाँ मिलेगा। तो आगे बढ़े और देखते हैं कि हिमालय पर्वतमाला में और क्या क्या चीजें हैं। देखिए, अब मैंने बोल तो दिया हिमालय पर्वतमाला, पर देखो वास्तव में हिमालय पर्वतमाला में और भी कई सारी ब्रांचेज हैं, श्रेणियां हैं। बात समझ रहे? हिमालय पर्वत नहीं कोई एक जगह गए ये रहा हिमालय, ऐसा नहीं है दोस्तों। हिमालय पर्वत श्रृंखला कई सारे पर्वतों का कॉम्बिनेशन है, बात समझ रहे? उसमें अगर आप देखें तो सबसे ऊंचा भाग जो है, मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूं, सबसे ऊंचा भाग है ये सबसे ऊंचा भाग जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 6000 मीटर की है, इसको कहा जाता है उत्तर हिमालय। इसको क्या कहा जाता है? नॉर्दर्न हिमालयाज, या इसका एक नाम और है हिमाद्री। ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। जितनी पर्वत चोटियां जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में अपना नाम रखती है, माउंट एवरेस्ट हालांकि नेपाल में पड़ती है, वो इसी उत्तर हिमालय में है। नंदा देवी यहीं पर है। आपको यहाँ पे कंचनजंगा मिलेगी, आपको नामचा पर्वत मिलेगा, आपको गौरी शंकर मिलेगा, आपको मकालू मिलेगा। ये सब चोटियां जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में आती हैं, वो सभी इस उत्तर हिमालय का भाग है। उत्तर हिमालय से आप थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे ये देखो, मैंने जो काले कलर से बनाया है, ये कहलाता है दोस्तों मध्य हिमालय। ये क्या कहलाता है? मध्य हिमालय। ये मध्य हिमालय में 2 प्रमुख पर्वत हैं। पहला पर्वत ये जो आप देख रहे हैं मध्य हिमालय का, इसका नाम है पीर पंजाल। वैष्णो देवी गए हो? वैष्णो देवी की पहाड़ियां जो है ये पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं। और ये नीचे वाली जो पहाड़ी आप देख रहे हैं ये है धौलाधर। केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ, गंगोत्री, यमुनोत्री नाम सुने होंगे ना। ये सब कौन सी पहाड़ियां हैं? ये सब धौलाधर की पहाड़ियां हैं। पीर पंजाल और धौलाधर को अपन संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? मध्य हिमालय, या इसका एक नाम और है हिमाचल। अगर उत्तर हिमालय हिमाद्री है तो मध्य हिमालय क्या है? हिमाचल। इसी के नाम से पड़ा है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि इसका सर्वाधिक विस्तार, पीर पंजाल और धौलाधर का सर्वाधिक विस्तार हिमाचल प्रदेश राज्य में है। अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं है, क्योंकि अभी एक श्रृंखला और बाकी है। एक और कमजोर सी बिखरी हुई पर्वत श्रृंखला यहाँ नीचे की तरफ आगे बढ़ती है। भारत में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में आपको इसके अवशेष मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में भी इसके अवशेष मिलेंगे। ये हिमालय का सबसे छोटा भाग है, सबसे कम ऊंचा भाग है। शिवालिक के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 800 से 1500 मीटर के बीच में है। यहाँ पे गहरी ढलानें हैं, नीचे जाकर यहाँ पर मैदान आ जाते हैं, दलदली क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है, और ये हिमालय का सबसे कमजोर भाग है। बात समझ रहे हैं? तो देखो 3 श्रेणी आपने पढ़ी, कौन कौन सी? उत्तर हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिण हिमालय, या फिर हिमाद्री, हिमाचल और दक्षिण हिमालय। बात समझ रहे हैं आप? ये हमारा पूरा मिलके क्या कहलाता है? हिमालय पर्वतमाला कहलाता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप हिमालय से ये और उत्तर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएंगे तो और पर्वत श्रेणियां आपको मिलेंगी, जिनको हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत लोग गलत बताते हैं। ट्रांस हिमालय ज्योग्राफिकली और टेक्निकली इस हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है। जब वो मैंने अभी आपको बताया ना, जब टक्कर हुई थी यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की, तो ये 3 पर्वत श्रेणियां जो हैं, ये 3 पर्वत श्रेणियां आपस में बनी थी। इससे पहले कुछ और पर्वत श्रेणियां मौजूद थी। उन पर्वत श्रेणियों के नाम मैं आपको बताता हूं। वो पर्वत श्रेणियां थी काराकोरम। ये देखिए, ये काराकोरम है। वर्तमान में ये काराकोरम का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो पीओके में चला जाता है। आप पीओके में एक जगह सुनते होंगे, गिलगित बाल्टिस्तान। ये गिलगित बाल्टिस्तान काराकोरम पर्वत श्रेणी में। एक और पर्वत श्रेणी आप सुनते हैं जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख भारत और चीन, एक तो कौन सी है? काराकोरम।
एक कौन सी है? लद्दाख, है ना। लद्दाख के नीचे एक और पर्वत श्रेणी चलती है, ये भी भारत और जम्मू कश्मीर में लद्दाख में फैली हुई है। इसका नाम है जास्कर। क्या नाम है? जास्कर। और एक चौथी पर्वत श्रेणी जो तिब्बत में स्थित है, तिब्बत पता है ना आपको, वर्तमान में चीन इसके ऊपर कब्जा है, चीन का। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये 4 पर्वत जो हैं, ये 4 पर्वत मिलके क्या कहलाते हैं? ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब होता है परे, हिमालय से परे जो हिमालय है वो है ट्रांस हिमालय। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हिमालय का भाग है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कभी आपसे कोई पूछ ले, कहां की? भारत की सबसे ऊंची चोटी कभी कोई आपसे पूछ ले तो आप बोलेंगे वो चोटी है K2। कौन सी? K2। इसका एक नाम और है गॉडविन ऑस्टिन। ये गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। अब ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि साहब भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, परंतु ये पीओके में चली गई है, इसलिए हम इसे भारत का भाग नहीं मान सकते। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा होगी, जो कि सिक्किम में स्थित है। ऐसा नहीं है। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका आंसर होगा K2 या गॉडविन ऑस्टिन। दूसरा सवाल है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तब आपका आंसर होगा कंचनजंगा। पहले वाले क्वेश्चन में हिमालय मेंशन नहीं था, सिर्फ ओवरऑल भारत में जितने पर्वत है उसमें से बता दो। दूसरे वाले में मेंशन है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तब आपका आंसर निकलेगा क्या? कंचनजंगा। तो दोस्तों हिमालय के क्या क्या भाग हैं, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता तो शायद आपको ये थ्योरी देखनी चाहिए। हिमालय पर्वत श्रेणियों के हम 3 तो मुख्य भाग बताते हैं और एक चौथी जिसको ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है वो हमने बता दिए। देखो महान हिमालय में इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं, जैसे हम एक एक की बात करते हैं कि यहाँ पे देखने लायक क्या है। अगर हम घूमने चले जाएं तो सर हमको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखो अगर आप महान हिमालय में जाते हो तो आप सबसे पहले तो मेरे हिसाब से घूमने के लिए जाओ गुलमर्ग। मर्ग क्या होते हैं? ये शब्द है मर्ग। श्रीनगर से आप कारगिल जाओगे ना तो बीच में क्या होगा ना, ऐसी गहरी गहरी ऐसी मतलब ढलान वाली पर्वत श्रृंखला आएंगी जिनकी ऐसी स्लैंट ढलान है, मतलब जिस पे आप चढ़ सकते हो, मुश्किल है बट चढ़ सकते हो, और बीच में खूब बड़ा मैदान टाइप का होगा, और सर्दियों में वहां होगी जोरदार बर्फबारी, कोई कितनी फुट ऊपर तक बर्फ जम जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो फिर आप वहां क्या करोगे, आप वहां पे बर्फानी गेम खेलोगे, जो भी बर्फ के अंदर गेम खेले जाते हैं, जैसे आप स्कीइंग कर सकते हैं वहां पे। तो गुलमर्ग, सोनमर्ग, यूसमर्ग, श्रीनगर से आप जाएंगे आगे पटनी टॉप बहुत फेमस जगह है, मैं तो जाके आया हूं, आपको भी जाना चाहिए। तो ये मर्ग क्या होते हैं कि पर्वतीय ढलाने जो सर्दियों में बर्फ से ढक जाती है, और जब बर्फ पिघलती है इनके ऊपर हरी चादर बिछ जाती है। कभी मूवीज में आपने देखा होगा पर्वत दिखाते हैं दूर दूर तक हरे ही हरे हैं, हरी चादर बिछी हुई है ना, घास उग जाती है हरी हरी, ये मर्ग है। इसी तरह से कश्मीर के अंदर आपको एक विशेष प्रकार की मिट्टी मिलेगी, इस विशेष प्रकार की मिट्टी को कहा जाता है करेवा। कश्मीर के अंदर आपको क्या मिलेगी, एक विशेष प्रकार की मिट्टी मिलेगी जिसे क्या कहते हैं, करेवा। और करेवा मिट्टी में होती है केसर। ये केसर के फूल कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, इनके ऊपर ऐसे पुंकेसर होते हैं, एक फूल में 2 या 3 निकलते हैं, किस्मत अच्छी हुई तो 4। ऐसे हाथों से आपको ये केसर चुनना पड़ता है, और केसर विश्व में सबसे महंगा मसाला है, और भारत की केसर पूरे विश्व में जानी जाती है। और भारत में भी अगर सबसे फेमस केसर कहीं की है तो वो कहाँ की है, बारामूला की। विश्व में सबसे प्रसिद्ध केसर कहाँ की है, बारामूला की। इसके अलावा ईरान के अंदर, मध्य एशिया के अंदर भी केसर की खेती होती है, अपने जैसा केसर उनके पास नहीं है। इसके अलावा देखो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सियाचिन। ये सियाचिन ग्लेशियर की फोटो है दोस्तों। भारत का ऐसा मुझे नहीं लगता कोई बच्चा होगा जिसने कारगिल का नाम नहीं सुना होगा। हमारे जवानों की शहादत 1999 का वो कारगिल युद्ध, जब पाकिस्तानी सैनिक धोखे से हमारी इन चोटियों पर आके बैठ गए थे। सर्दियों में क्या होता था, ये कारगिल वगैरह इतने दुर्गम स्थान है कि यहाँ पे अपनी सेना नहीं होती थी, ना पाकिस्तान की होती थी। अघोषित रूप से हमने
समझौता किया हुआ था, कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं था। देख भाई, सर्दी में तुम भी मत जाना, हम भी नहीं जाएंगे, इतनी सर्दियों में कोई रह सकता है क्या वहां पे। पाकिस्तान ने क्या किया, 1999 के जनवरी फरवरी के महीनों में जब भारी बर्फबारी होती थी, अपने सैनिकों को यहाँ चोटियों पर बैठा दिया। जब गर्मियां शुरू हुई, मार्च अप्रैल के महीने आए, तो पता चला कि पाकिस्तान के सैनिक हमारे इन चोटियों पर बैठे हैं। और इन चोटियों पर बैठे बैठे, देखो जो हाइट पर होता है उसको एडवांटेज होता है। हमारे जितने भी नेशनल हाईवे थे जम्मू कश्मीर के, वो बिल्कुल इनकी नज़र में थे, कभी भी टारगेट कर सकते थे। इस चोटियों को छुड़ाना जरूरी था। और हमारे सैनिकों ने क्या अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया है, कभी ज़रूर मैं आपके सामने कैप्टन विक्रम बत्रा की, राजपूताना राइफल्स की और भारत के जितने भी सैन्य अभियान यहां पर हुए, जिसमें विभिन्न रेजिमेंट और सेना की टुकड़ियों ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया, उसको मैं ज़रूर आपके सामने एक दिन लेकर आऊँगा। फिलहाल आप ध्यान रखें कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। कई बार पूछ लेते हैं कि अब चीन लिखा हुआ है ना पीछे, तो हम बोल देते हैं सियाचिन भारत और चीन के मध्य विवादित है। नहीं, सियाचिन भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। और सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड है, युद्ध स्थल है। इससे ज्यादा ऊंचाई पर विश्व में कभी भी सेनाएं लड़ी नहीं है। इसीलिए भारत का माउंटेन वॉरफेयर पूरे विश्व में सबसे बेस्ट है। इसीलिए चीन घबराता है हमसे। इसीलिए चीन पहाड़ों की लड़ाई में, उसको मालूम है मैं भारत से जीत नहीं सकता, पहाड़ों की लड़ाई में भारत का मुकाबला नहीं है। हमारे सोल्जर्स, आर्मी प्लस आर्मी का जो पूरा के पूरा टेक्निकल ढांचा है, वो इतना मजबूत हो चुका है रणनीतियां बनाने में कि विश्व के देश हमारे से एडवाइस लेने के लिए हमें बुलाते हैं। ऐसी हमारे सैनिक, विश्व, हमारी जो आर्मी है वो विश्व में बहुत ही एक ऊंचा अनुशासित आर्मी का स्थान रखती है। इसके अलावा आप देखेंगे नंदा देवी चोटी, बड़ी फेमस है नंदा देवी चोटी भी। ये सभी कहाँ पर आपको मिलेंगे, ये सभी उत्तर हिमालय जो हम अभी बात कर रहे थे, आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। फिर देखें मध्य हिमालय या हिमाचल में अगर आप जाएंगे तो क्या, इसकी खूबसूरती तो मैं आपको बता ही नहीं सकता। आप ये खूबसूरती देखेंगे कभी आप केदारनाथ, बद्रीनाथ अगर आपको जाने का मौका मिले, आपको डलहौजी जाने का मौका मिले, मुझे बड़ा पर्सनली फेवरेट है डलहौजी। शिमला से ज़्यादा मुझे डलहौजी अच्छा लगता है। शिमला भी बहुत अच्छा प्लेस है, कुल्लू मनाली बहुत अच्छा प्लेस है। आप यहाँ पर जाके बहुत ही अपना समय एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर पहाड़ी खाना भी बहुत अच्छा है, ठीक है, खूबसूरती तो है ही है। एक मैं चीज़ जो आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप यहाँ जाने का प्लान कभी बनाते हैं, खजियार ज़रूर जाइएगा। कहाँ जाएंगे आप लोग? खजियार जाएंगे। खजियार, खजियार को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड। अपने पास स्विट्जरलैंड जाने का मौका तो कब आएगा पता नहीं, पर स्विट्जरलैंड जैसी जैसी अगर सीनरीज आपको देखनी है तो आप खजियार चले जाइए। ये खजियार हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। खजियार जाने के लिए पहले डलहौजी जाओ, डलहौजी के ऊपर फिर खजियार आता है। जोरदार जगह है। इसके अलावा मैंने आपको पीर पंजाल की पर्वत श्रेणियां बताई, जहां पर आपको वैष्णो देवी माता का मंदिर मिलेगा। मैंने आपको धौलाधर की पर्वत श्रेणियां बताई, जहां पर आपको गंगोत्री, यमुनोत्री, जोशीमठ, ये सब जो आपको जगह मिलेंगी, जो घूमने वाली जगह हैं, धार्मिक स्थान है, जो हमारे ये 4 धाम जो होते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब आपको धौलाधर पर्वत श्रेणियों में मिलेंगे। और ये सभी पर्वत श्रेणियाँ किसकी हैं? मध्य हिमालय की। यहाँ पे बहुत ऐसी घाटियाँ पाई जाती है जिन पे छोटे छोटे पत्थर बिखरे हुए पड़े हैं। मध्य हिमालय में जो ये गहरी घाटियाँ मिलती हैं, इनको कहा जाता है दून या द्वार। क्या कहते हैं? दून या द्वार। जैसे देहरादून, हरिद्वार, ये शब्द कहाँ से आया है? ऐसी पर्वत की घाटियाँ जिन पे छोटे छोटे पत्थर बिखरे हुए हैं। आप हरिद्वार में जाइए तो आप हरिद्वार, ऐसे थोड़ा मैदान है, पर आप जब हरिद्वार में गंगा के तट पे बैठोगे, आपको चारों तरफ ऐसी ऊंची पहाड़ियाँ आपको घेरी हुई दिखेंगी, है ना। आप उनके पास जैसे जैसे जाओगे तो ऐसी ढलानें होंगी पर्वतों की, जहाँ पे छोटे छोटे पत्थर बिखरे हुए हैं। ये है, ऐसे कैसी चीज़ें आपको देहरादून में देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा क्या है दोस्तों? मध्य हिमालय। फिर देखो एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है शिवालिक। शिवालिक देखो बहुत ही कम हाइट वाला है, परंतु बहुत ही मनोरम है। शिवालिक में ना तो ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, एकदम मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। शिवालिक के अंदर कई जगहों पर तराई क्षेत्र है। तराई समझते हो आप? तराई का मतलब होता है दलदली क्षेत्र। हिमालय से जो नदियाँ आती है, जब पहली बार मैदानों में प्रवेश करती हैं तो वो आसपास के क्षेत्रों में दलदल बना देती हैं, है ना। और इन दलदली क्षेत्रों के अंदर औषधीय वन, मेडिसिनल प्लांट, कई बार है ना, आपने सड़कों के ऊपर देखा होगा ऐसे टेंट लगा के बैठे होते हैं,
हमारे यहाँ पर हिमालय की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। इन हिमालय की जड़ी बूटियों से उपचार, ये हिमालय की जड़ी बूटियाँ जो मिलती है ना, ये इन्हीं शिवालिक रेंज के निचले भागों में मिलती है, जहाँ पे तराई के क्षेत्र होते हैं। कई सारे यहाँ पर घूमने के स्थान हैं, खास करके उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में आपको शिवालिक देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह की घाटियाँ आपको शिवालिक में देखने को मिलेंगी। बहुत ही प्यारी जगह है दोस्तों। ट्रांस हिमालय दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ये देखिए एक बार फिर से, मैंने वैसे पिछले अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, मैं फिर बता देता हूं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। बहुत ऊंची ऊंची पर्वतमाला है। इसमें से कैलाश पर्वत बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, शिवजी का निवास स्थान। हमारे पुराणों के अंदर कैलाश को शिवजी का पुराण स्थान बताया गया है। और मज़े की बात है, माउंट एवरेस्ट पे पता नहीं कितने लोग चढ़ गए हैं, K2P फतेह हो गई है, खूब सारी विश्व की 7 महाद्वीपों की मतलब अधिकांश चोटियां फतेह कर ली गई हैं। कैलाश पर्वत की पर्टिकुलर हाइट जो है वो ये माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा से बहुत कम है। उसके बाद भी एक आज तक मतलब लोगों को समझ में नहीं आया है कि कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत को फतेह क्यों नहीं कर सका। कैलाश पर्वत की चोटी पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है। कैलाश पर्वत जो है वो मानसरोवर झील के पास में स्थित है। और कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा, जब ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रयास ही नहीं हुआ, प्रयास तो हुए हैं, पर यहाँ पर कई लोग बीमार पड़ गए। कई लोगों को मेंटली जो है, जिसको धोखा कहते हैं, मानसिक रूप से कुछ अलग अलग चीज़ें दिखाई देने लग गई। जब वो पर्वत पे चढ़ रहे थे, उन्होंने काफ़ी ऊंचाई चढ़ी पर वो कभी भी टॉप पर नहीं पहुंच पाए। घंटों उन्होंने चढ़ाई करी पर वो टॉप पर नहीं पहुंच पाए। तो दोस्तों ऐसा है हमारा ये कैलाश पर्वत। तिब्बत क्षेत्र में ये कैलाश पर्वत स्थित है। और इस कैलाश पर्वत पर के पास में जो मानसरोवर झील है, वहाँ जाने के लिए बाकायदा हमारी एक कैलाश मानसरोवर यात्रा साल में एक बार जाती है। बाकायदा उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है। और लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में, इस लिपुलेख दर्रे से हम कैलाश मानसरोवर जाते हैं। एक कैलाश मानसरोवर की पिक्चर भी मैं लेके आया हूँ, आप अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो ये है हमारा कैलाश पर्वत। आप देखें कोई ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, परंतु यहाँ पर चढ़ने के लिए आप देखें तो इसकी जो हाइट हो रही है, आप देखिए कैलाश पर्वत की हाइट कैसे जा रही है, एकदम ऐसे यूं यूं, ये है कैलाश पर्वत कुछ इस तरीके से। आप देखें एक बार कैसे कोई इस पर नहीं चढ़ पाया होगा, ऐसा क्या कारण रहा कि लोग इस पर नहीं चढ़ पाए। पर फिलहाल अभी तक किसी के पास इसका कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं है। थ्योरीज बहुत है, मान्यताएं बहुत है, वैज्ञानिक जवाब एक भी नहीं है। इसके अलावा देखें दोस्तों, आपकी जो मैं बाकी चीज़ें आपको बताना चाह रहा था, ये लद्दाख भारत का एक शीत मरुस्थल है। अब लद्दाख नो डाउट पहाड़ों में स्थित है, परंतु यहाँ बारिश नहीं होती है। मरुस्थल क्या होता है? ऐसा भूभाग जहाँ पर वर्षा का वार्षिक औसत 25 सेंटीमीटर से कम रहता है, वो मरुस्थल है। और लद्दाख में यही स्थिति है, साल में 25 सेंटीमीटर बारिश भी नहीं होती है, इसलिए लद्दाख बड़ा सूखा है। परंतु पर्वत की जो चोटियां हैं, बीच बीच में कहीं कहीं पर ऐसी झीलें बनी हुई है। पैगोंग झील यहाँ पे बनी हुई है। आपने वो 3 इडियट मूवी देखी होगी, जिसका क्लाइमैक्स जो है वो पैगोंग झील के पास फिल्माया गया है। बात समझ रहे हैं? इतनी यहाँ पे नीले पानी वाली झीलें हैं ना, आप पूछो ही मत। सिंधु, ये गॉडविन ऑस्टिन चोटी है K2 में, काराकोरम पर्वत श्रेणी में, जो आपको बता रहा था। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट के बाद, और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सिंधु और जास्कर नदियां जो हैं, ये लद्दाख और जास्कर के बीच में से होकर बहती है। जास्कर एक नदी का नाम भी है और जास्कर पर्वत श्रेणी भी है, सिंधु की सहायक नदी है। तो देखो ये भी एक बड़ा अच्छा सा एक चित्र आ जाता है, जहां पर आप देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो सिंधु नदी का एकदम नीला पानी जो है जास्कर नदी के थोड़े काले पानी से मिल रहा है। बहुत अच्छा दिखाई देता है ये चित्र भी। आप अलकनंदा और भागीरथी नदियों को भी देखेंगे तो ये भी आप देखिएगा, बड़ा मतलब नदियों के पानी के अंदर भी कुछ इस प्रकार की एल्गी वगैरह होती है कि उनका पानी भी कभी नीला, कभी हरा, कभी सफ़ेद या कभी गंदला भूरा सा दिखाई देता है। तो ऐसा ही कोई सीन आपको यहाँ पर भी सिंधु और जास्कर नदियों में भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारा था हिमालय का भौतिक विभाजन, जिसके अंदर ट्रांस हिमालय हमने बात करी, जिसके अंदर हमने उत्तर हिमालय, हिमालय या हिमाद्री की बात करी, हमने शिवालिक की बात करी, हिमाचल की बात करी।
देखो इसके अलावा भी हिमालय के और भी कुछ नाम हैं जो आपको बड़े इंटरेस्टिंग लगेंगे, क्योंकि इन नामों के ऊपर हमारी आर्मी की रेजिमेंट्स बनी हुई हैं। देखो जब अंग्रेज भारत में आए थे ना, तो उन्होंने बहुत पहले ही सोच लिया था कि अगर हमें लंबे समय तक शासन करना है तो भारत के लोगों को ही हमें हमारी आर्मी में भर्ती करना पड़ेगा। और भारत में कुछ ऐसी जातियां थी जो युद्ध में ही प्रवीण थी, प्राचीन काल से उन्होंने युद्ध ही किया था। आप देखें, जैसे आप राजपूत देखें, जाट देखें, अहिर देखें, आपको यहाँ पर सिखों की रेजिमेंट मिलेगी, मराठों की मिलेगी, गुरखाओं की मिलेगी। बात समझ रहे? तो इन लोगों को शामिल करके अंग्रेजों ने भारतीय सेना का गठन किया। और भारतीय आर्मी विश्व की बहुत पुरानी और प्रोफेशनल आर्मी है। जब अंग्रेज भारत से गए तो हमारी आर्मी ने ऑलमोस्ट जो सिस्टम अंग्रेजों के द्वारा सेटअप किया गया था उसी को फॉलो किया। आज भी वहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिशन ब्रिटिश काल से चले आ रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अंग्रेज़ों ने क्या किया। आप देखें, ये रेड कलर में आपको जो दिख रहा है ना, तो ये क्या है, यहाँ पर एक आपकी नदी है, सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु। हालांकि ये थोड़ा मैंने अंदर बनाना चाहिए था मुझे, ब्लू काला कलर है क्या? हाँ, सिंधु नदी देखो ऐसे जाती है। वैसे सिंधु नदी ये कौन सी है? सिंधु। और यहाँ पे एक नदी है कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती है, ये है सतलुज। कौन सी? सतलुज। सिंधु और सतलुज के बीच में जो हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ पड़ती थी, अंग्रेज़ों ने एक सिडनी बुरार्ड हुए हैं, ये क्लासिफिकेशन किसने दिया है? सिडनी बुरार्ड ने। ठीक है, पश्चिम के विद्वान थे सिडनी बुरार्ड। तो इन्होंने इसको क्या बोला, सिंधु और सतलुज के बीच वाले को पंजाब हिमालय। फिर आगे एक नेपाल से एक नदी आती है यहाँ उत्तराखंड की तरफ, इस नदी का नाम है काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। तो सतलुज से काली के बीच के हिमालय को इन्होंने क्या कहा? कुमायूं हिमालय। क्या कहा? कुमायूं हिमालय। काली से लेके यहाँ पर एक नदी आती है दार्जिलिंग के पास से, फिर वो बांग्लादेश में चली जाती है नदी, उस नदी का नाम है तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता। काली से तीस्ता के बीच में जो ये हिमालय है, इसको इन्होंने बोला क्या? नेपाल हिमालय। और तीस्ता से लेके यहाँ पर एक नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिमालय है उसको उन्होंने क्या बोला? असम हिमालय। क्या बोला? असम हिमालय। मजे की बात देखो, आप आज हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं, उसमें पंजाब रेजिमेंट है, उसमें कुमायूं रेजिमेंट है, उसमें नेपाल तो नहीं पर गुरखा रेजिमेंट ज़रूर है। और नेपाल से जो नागरिक हैं, भूटान से जो नागरिक हैं, बाकायदा वो भी इंडियन आर्मी में भर्ती होते हैं। पता है आपको? गुरखा रेजिमेंट में भर्ती होते हैं। असम से जो इस तरफ से जो लोग आते हैं इनके पहाड़ी इलाकों से, वो असम राइफल्स में भर्ती होते हैं। बात समझ रहे? आज भी जो आर्मी की भर्ती निकलती है रेजिमेंट्स में निकलती है, राजपूताना की निकलती है, जाट रेजिमेंट की निकलती है, असम राइफल्स में कुमायूं गढ़वाल की निकलती है। तो ये पहाड़ी लोगों का स्टेमिना और जिजीविषा, क्योंकि पहाड़ों में हार्ड परिस्थितियां होती है, उसमें जीने की इनको आदत हो जाती है, ये अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं। पहाड़ों के अंदर रहने वाले लोगों, पहाड़ों पर क्या ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है, इस वजह से शरीर के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनता है। हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनता है तो स्टेमिना बढ़ता है। बात समझ रहे? तो स्टेमिना, भारी सामान को लेकर चढ़ना, यहाँ के लोगों में बहुत ही मजबूत होते हैं शारीरिक रूप से, इनको रिक्रूट आज भी किया जाता है। तो ये था हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। बात समझ रहे हैं? तो आई थिंक दोस्तों आज आपको नई चीज़ें पता चली होंगी, आपकी एग्ज़ाम के लिए भी काम की है, जानकारी के लिए भी काम की। कभी आप जब घूमने जाते हैं ना दोस्तों, सिर्फ एक जाना और वहाँ पे खा पी के वापस आ जाना, ये घूमना नहीं है। नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, जब तक हम उन्हें एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक हम घूमने का मज़ा नहीं उठा पाएंगे। तो इसी तरीके से आज मैंने आपको बताया हिमालय पर्वतमाला के बारे में। आगे भी मैं आपके लिए और नई चीज़ें लाता रहूँगा। हमारे इस चैनल को आप YouTube पर अगर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आप बाकी वीडियो देख सकें। वो लोग जो कंपटीशन के लिए सीरियस हैं और इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर डिजिटल तैयारी टाइप कीजिए, आपको इसकी PDF ज़रूर मिल जाएगी। आपको ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा, और आपका अगर कोई प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।